नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ की, मौर्य साम्राज्य की। एक ऐसा साम्राज्य जिसने पहली बार भारत के इतने बड़े हिस्से को एक साथ जोड़ा। खासकर जब हम देखते हैं कि सिकंदर के जाने के बाद पंजाब कैसे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। सही बात है, मौर्यों ने उस बिखराव को एक तरह से समेटा। तो आज हम इसी साम्राज्य के बनने, फैलने और इसके असर के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और हमारे पास जानकारी के स्रोत भी कई हैं, जैसे यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने जो लिखा। हाँ, और अशोक के शिलालेख तो है ही, पत्थर पर लिखे उनके फरमान। बिल्कुल, पुरातत्व से भी काफी कुछ पता चलता है। और हाँ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक भी है। हालांकि उनकी तारीखों पे थोड़ी बहस है ना, कि वो मौर्य काल के ही हैं या नहीं। हाँ, थोड़ी बहस तो है, पर फिर भी उनसे कुछ अंदाजा तो मिलता ही है। तो हमारा मकसद यही है कि ये साम्राज्य बना कैसे, कौन थे इसके बड़े राजा, शासन कैसे चलता था और इसका असर क्या रहा। चलिए शुरू करते हैं इसके बनने से। जैसा आपने कहा, सिकंदर के बाद पंजाब बटा हुआ था और पूरब में मगध में नंद वंश था। हाँ, नंद राजा, यूनानी जिन्हें अग्रामीज या ज़ेंड्रमस कहते हैं, शायद धनानंद, वो ताकतवर तो था, पर शायद उतना लोकप्रिय नहीं था, ऐसी भी बातें हैं। हाँ, कुछ कहानियां तो यही कहती हैं। और यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य की एंट्री होती है, जिनके वंश को लेकर भी अलग अलग राय है। बिल्कुल, कोई उन्हें नंदू से जोड़ता है, कोई कहता है कि वो शाक्यों की एक शाखा मौर्य वंश से थे। पर ये पक्का है कि चाणक्य यानी कौटिल्य ने उनकी मदद की। हाँ, उनके मार्गदर्शन और गठजोड़ से ही नंदों का तख्ता पलट हुआ। मुद्रा राक्षस में तो खैर काफी नाटकीय ढंग से दिखाया गया है। असल कहानी शायद थोड़ी कम फिल्मी रही हो सकता है, पर ये कमाल है कि कैसी उस उथल पुथल से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया। और चंद्रगुप्त सिर्फ मगध तक रुके नहीं, बिल्कुल नहीं। सिकंदर की मौत के बाद उन्होंने उत्तर पश्चिम में जो यूनानी गवर्नर थे, अच्छा, उनको चुनौती दी। हाँ, उनको हराया। और फिर लगभग 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से संधि हुई। वो सिकंदर का सेनापति था ना? हाँ, इस संधि से मौर्य सीमा हिंदू कुश पहाड़ों तक पहुंच गई। काफी बड़ा इलाका मिला, 500 हाथी मिले। और कोई शादी का रिश्ता भी हुआ था शायद। हाँ, एक वैवाहिक गठबंधन भी हुआ। और इसी संधि के बाद सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भेजा था। और मेगास्थनीज ने तो पाटलिपुत्र का बड़ा शानदार वर्णन किया है, लकड़ी का बना शहर। हाँ, 64 दरवाजे, 570 बुर्ज, उस जमाने के हिसाब से तो अद्भुत रहा होगा। चंद्रगुप्त के बाद आए उनके बेटे बिंदुसार। इनका एक नाम अमित्र घात भी मिलता है। हाँ, यानी दुश्मनों का नाश करने वाला। उन्होंने साम्राज्य को दक्षिण की तरफ बढ़ाया। अच्छा, कहाँ तक? वो इलाका जिसे 2 समुद्रों के बीच की जमीन कहा गया है। हालांकि एकदम दक्षिण के तमिल राज्य और कलिंग तब भी आजाद थे। और बिंदुसार की के यूनानियों से अच्छे रिश्ते थे। बिल्कुल। एंटियोकस प्रथम का दूत डेमेकस उनके दरबार में था। एक मजेदार किस्सा भी है। हाँ, वो अंजीर, शराब और दार्शनिक मंगवाने वाला। हाँ, एंटियोकस ने अंजीर और शराब तो भेजी, पर कहा कि यूनानी दार्शनिक बिकाऊ नहीं होते। दिलचस्प। खैर, बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक, मौर्यों में सबसे मशहूर। हाँ, और अशोक का नाम आते ही कलिंग युद्ध याद आता है। ये उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है ना? बिल्कुल। लगभग 261 ईसा पूर्व का ये युद्ध, कहते हैं कि युद्ध में जो खून खराबा हुआ उससे अशोक को बहुत पछतावा हुआ। और इसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। हाँ, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने युद्ध की नीति छोड़ दी और धम्म यानी नैतिक सिद्धांतों का प्रचार शुरू किया। तो क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत बदलाव था या इसमें कोई राजनीतिक सोच भी थी? ये अच्छा सवाल है। देखिए, पछतावा तो जरूर हुआ होगा, लेकिन इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य को सिर्फ डंडे के जोर पर चलाना मुश्किल था। तो धम्म यानी नैतिक नियम एक तरह से सबको जोड़ने का एक जरिया भी बना। ये एक सियासी कोशिश भी थी, कह सकते हैं। मतलब ये सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं था? नहीं, धम्म असल में नैतिक बर्ताव के नियम थे, सबके लिए। इनका प्रचार उन्होंने शिलालेखों पर करवाया, प्राकृत, ग्रीक, अरामी, कई भाषाओं में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके। हाँ, और उन्होंने लोगों की भलाई के काम भी किए। सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, अस्पताल खोले, शिकार पर रोक लगाई। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मिशन भी भेजे, श्रीलंका, पश्चिम एशिया वगैरह। बिल्कुल। और हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का सिंह स्तंभ, वो भी तो अशोक की ही देन है। इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन चलाना भी आसान नहीं रहा होगा। कैसे चलता था सब? केंद्र तो मगध में पाटलिपुत्र ही था। साम्राज्य को 4 बड़े प्रांतों में बांटा गया था, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी।
इनकी राजधानियां थी। और राजकुमार वहाँ गवर्नर होते थे? हाँ, अक्सर। और एक पूरी नौकरशाही थी। इसका कुछ आइडिया अर्थशास्त्र से मिलता है, हालांकि जैसा हमने कहा उसकी डेटिंग पर सवाल है। पर कंट्रोल कैसे रखते थे इतने बड़े इलाके पर? लगता है कि मुख्य कंट्रोल शहरों और बड़े व्यापार मार्गों पर ज्यादा रहता था। दूर दराज के इलाकों पर शायद उतनी पकड़ ना रही हो। और अर्थव्यवस्था कैसी थी? इस एकता का कोई फायदा हुआ? हाँ बिल्कुल। शांति और सुरक्षा से खेती और व्यापार दोनों को बहुत बढ़ावा मिला। एक जैसी मुद्रा प्रणाली आई। व्यापार कहाँ-कहाँ तक होता था? अंदरूनी व्यापार तो बढ़ाई, बाहर यूनानी दुनिया तक, दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार होता था। उत्तरापथ जैसे मशहूर रास्ते बने। और धर्म के मामले में ब्राह्मणवाद के अलावा दूसरे विचारों को भी जगह मिली? हाँ, मौर्य शासकों ने श्रमण परंपराओं को ज्यादा बढ़ावा दिया। मतलब जैन, बौद्ध, आजीवक जैसे समूह जो तपस्या पर जोर देते थे। अच्छा, जैसे चंद्रगुप्त ने शायद जैन धर्म अपनाया? हाँ, जीवन के अंत में बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे और अशोक तो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक बने ही। ये तो काफी विविधता थी। समाज और कला के बारे में कुछ खास? जनसंख्या का अनुमान 1.5 से 3 करोड़ के बीच लगाया जाता है। गंगा के मैदान में जाति व्यवस्था और मजबूत हुई। कला तो शानदार थी। पाटलिपुत्र का महल, अशोक स्तंभों की वो गजब की पॉलिश। हाँ, वो तो आज भी हैरान करती है। बिल्कुल। और सांची जैसे स्तूप बने। और शायद उनका राज चिन्ह था। लेकिन फिर इतना मजबूत साम्राज्य आखिर कमजोर कैसे पड़ गया? पतन क्यों हुआ? अशोक के बाद जो राजा आए वो उतने काबिल नहीं थे। कई कारण बताए जाते हैं। कमजोर उत्तराधिकारी, शायद साम्राज्य बट गया हो। दूर के इलाके आजाद होने लगे होंगे। हाँ, वो भी। कुछ लोग कहते हैं कि प्रशासन बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज था और उत्तर पश्चिम से यूनानी बैक्ट्रियन हमले भी शुरू हो गए थे। क्या अशोक की शांति नीति भी वजह बनी? सेना कमजोर पड़ गई? कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं, पर पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। अशोक ने सेना खत्म नहीं की थी। तो अंत कैसे हुआ मौर्य वंश का? लगभग 180 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ को उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया। और शुंग वंश की शुरुआत हुई? हाँ, तो कुल मिलाकर मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। पहली बार इतनी बड़ी राजनीतिक एकता बनी। चंद्रगुप्त की जीत, अशोक का धम्म, उनकी शासन व्यवस्था, इन सब का बहुत गहरा असर रहा। बिल्कुल। और ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि क्या मौर्यों के इतने बड़े अलग अलग संस्कृतियों वाले साम्राज्य को चलाने के तरीकों से या अशोक के नैतिक शासन के आइडिया से आज भी कुछ सीखा जा सकता है? हाँ, और ये भी कि नक्शे पर दिखने वाले विशाल साम्राज्य और जमीन पर उसके असली कंट्रोल में जो फर्क होता है वो हमें पुरानी ताकतों के बारे में क्या सिखाता है, ये सोचने वाली बात है।